झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में घटक शामिल सभी दल अब एकजुटता का परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज एनसीपी ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें एनसीपी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और वहां पे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस मौके पर एनसीपी के नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड में कोई मुद्दा ही नहीं, न तो मुद्दा है उनके पास, न कोई नेतृत्व है। अब आप देख लीजिए, कॉपी पेस्ट की राजनीति अगर कोई कर रहा है देश में तो भाजपा ही कर रहा है। अब जब हेमंत सोरेन जी ने मैया सम्मान योजना नामक एक बड़ा प्रभावशाली योजना झारखंड में शुरू किया, जिसका व्यापक लाभ लोगों को मिल रहा था, खासकर तो महिलाओं को, अब उसकी कॉपी करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने गोगो योजना का काम शुरू करवा दिया। अब अपना सरकार में अगर उतना ही गोगो योजना का लाभ झारखंड के लोगों को उनको देना था, तो नरेंद्र मोदी जी केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, प्रधानमंत्री है, वैसी गोगो योजना ही सिर्फ झारखंड के लिए शुरू करवा देते चुनाव से पहले। कम से कम राशि तो आने लगता लोगों को। दुर्गा पूजा और छठ में, दिवाली में गरीब परिवार को कुछ सहयोग तो हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ छलावे की राजनीति करती है और छलावे की राजनीति इस बार झारखंड में नहीं चलेगी। भाजपा का खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा इस बार। अभी देख रहे चुनावी दौरा चल रहा है, इसी बीच ईडी की कार्रवाई भी चल रही है। इसी से सवाल आपने अभी बीजेपी पर बोला कि ये उनका मुद्दा जिस तरह कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आप जिस योजना की बात करें, मैया सम्मान योजना, अब चुनावी समय चुनाव की घोषणा से कुछ ही महीना पूर्व लाए, क्यों लाना था, पहले लाना। और जो आप कैबिनेट में बोल रहे हैं कि मतलब पैसा बढ़ाए, पहले 1100 के पैसा बोल रहे 2500 देंगे, 3000 देंगे, एक बार क्यों नहीं, जिसका आप समर्थन करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बार बार इंडिया गठबंधन के सभी साथी आदरणीय हेमंत सोरेन जी केंद्र की सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। 1,36,000 करोड़ रुपया जो केंद्र पर हमारा झारखंड का बकाया है, वो राशि नरेंद्र मोदी जी दबा करके बैठे हुए हैं। वो राशि अगर छोड़ दिए होते, कोयला कंपनियों से जो जो आता है रॉयल्टी का पैसा, वो अगर छोड़ देते तो आज मैया सम्मान योजना 5 साल पहले शुरू हो गया। आप खजाना तो अपना भर रहे हैं, केंद्र सरकार अपना खजाना भर रहा है और झारखंड के खजाने पर हकमारी करके, उसका हक मार करके, उसका हिस्सा मार करके बैठा हुआ है। तो अब पैसा जितना राज्य के पास जितना जनरेट होगा, उसी में से ना कल्याणकारी योजनाएं राज्य में लागू होंगी। चुनावी दौर से राज्य गुजर रहा है, ऐसे में झारखंड सरकार में बड़े अधिकारियों को आवास में छापेमारी चल रही है, इससे आप कैसे देखते हैं? क्या ये भी बीजेपी का साजिश का हिस्सा है? ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। अब जिन अधिकारियों के आवास पर या उनके ठिकानों पर छापेमारियां हो रही है, चुनाव के समय क्यों होता है? देखिए, बीजेपी का जो बार बार हम लोग कहते हैं कि 3 उनका अलायंस पार्टनर अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। ठीक चुनाव के समय ये तीनों एजेंसी जो है एक्टिव हो जाता है। अब चुनाव के समय अभी और भी आपको कुछ दिखेगा, अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जैसे जैसे चुनाव का जो रफ्तार तेज होगा, वैसे वैसे देखिएगा ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स और उनका एक्टिवेशन जो है और बढ़ जाएगा। 24 में फिर से सत्ता में वापस आएगा महागठबंधन। बिल्कुल, महागठबंधन इंडिया अलायंस की सरकार वापस झारखंड में बनेगी, जिसका नेतृत्व आदरणीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं और इस बार भारी बहुमत से, पिछले बार के बहुमत से ज्यादा सीटें इस बार इंडिया अलायंस के लोगों को, पार्टियों को आएंगी और बहुमत की सरकार, एक मजबूत सरकार, राज्य में कल्याणकारी सरकार जो जनहित के फैसले लेगी वो बनेगी और इसमें हमारा भी सहयोग रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि राज्य में 81 विधानसभा सीटों पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी जिला अध्यक्ष, सारे प्रखंड अध्यक्ष, सारे प्रदेश के पदाधिकारी और सारे शीर्ष नेता, बाहर से भी जो हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो सब भी आकर के इंडिया अलायंस के लोगों को मजबूत करेंगे, उनके उम्मीदवारों को सहयोग करेंगे, चुनाव में मदद करेंगे। मेरा नाम कुमार ज्ञानेंद्र हुआ, राज्य के पर्यवेक्षक हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार
अपने नेता आदरणीय शरद पवार जी और अपने कार्यकारी अध्यक्षा आदरणीय सुप्रिया सुले जी के नेतृत्व में लगातार संघर्ष का काम कर रहे हैं। हम लोग पिछले कई महीनों से झारखंड में अपने संगठन की स्थिति को दुरुस्त करने में लगे हुए थे। तत्कालीन हमारे अध्यक्ष कमलेश सिंह जी जब गद्दारी करके पार्टी से चले गए, उसके बाद हम लोग के नेतृत्व को एक मैसेज था कि वहाँ पार्टी खत्म हो गया है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से दिखा होगा कि पार्टी 90% झारखंड में शरद पवार जी और सुप्रिया सुले जी के नेतृत्व में है। उसी की तैयारी के लिए हम लोग, अब चूंकि विधानसभा का चुनाव आ गया, संगठन दुरुस्त करने के बाद हम लोग विधानसभा की चुनाव की तैयारी में लग गए। अब समय में जो आपके नेता हुआ करते थे, कम जो वहाँ से हुसैनाबाद से चुनाव लड़ा और एनसीपी पार्टी को उन्होंने कर दिया, ऐसे में क्या लगता है तो हुसैनाबाद में इस बार भी चुनाव जीत रहे या फिर वहाँ की जनता को जवाब दे? हुसैनाबाद में इस बार कमलेश सिंह जी की जमानत जब्त हो जाएगी। इस बार इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो भारी बहुमत से जीतेंगे। हम सब लोगों का समर्थन इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को बुलाया है कि अपने नेतृत्व के आदेश पर आज हम लोग, क्योंकि हमारे पास 52 उम्मीदवार पूरे झारखंड में तैयार थे जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपनी तैयारी कर रहे थे कई वर्षों से। उसके बावजूद हमारे सभी साथियों ने एक निर्णय लिया, त्याग की भावना रखते हुए, कि हम लोग निस्वार्थ भाव से इंडिया गठबंधन जिसका नेतृत्व आदरणीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं झारखंड में, उनको बिना शर्त अपना समर्थन देंगे। तो इसलिए अब उसमें हुसैनाबाद भी है। हमारे जो साथी हैं वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कमलेश सिंह को जमानत जब्त कराने में। वहाँ जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो भारी बहुमत से उनको जितवाया जाएगा। क्या एनसीपी के बड़े नेता चुनाव प्रचार करने के पहुंचेंगे क्या? जी, अगर इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने आग्रह किया तो बिल्कुल हमारे शीर्ष नेता झारखंड आएंगे। देख रहे हैं किस तरह मैं एनसीपी शरद पवार इस पार्टी में लगभग 20 साल से हूँ। कमलेश सिंह ने 2005 में चुनाव जीता था और प्रेजेंट में उन्होंने विधायक और अध्यक्ष भी हुआ करते थे, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक उनको क्या समझ में आया कि उन्होंने पहले तो शरद चंद्र पवार की पार्टी छोड़ के अजीत पवार के साथ चले गए और उसके बाद फिर उनको भी छोड़ के बीजेपी में आ गए। कि समझ में नहीं आ रहा है हम लोग को। कार्यकर्ता लोग सवाल करता है तो उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी हुआ कि उन्होंने पहले तो शरद चंद्र पवार की पार्टी छोड़ी, फिर अजीत पवार को भी छोड़ के बीजेपी का नाम थाम लिया। क्या लगता है कि कमलेश सिंह अवसरवाद की राजनीति करना शुरू कर दिया? ये तो हम तो बोल ही रहे हैं, क्षेत्र में जाके जनता से सवाल करने पे बात समझ में आती है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अभी उन्होंने नॉमिनेशन किया और 23 तारीख को नॉमिनेशन किया और हेलीकॉप्टर उतारा वहाँ, और वहाँ के एक बड़े नेता से उन्होंने भाषण दिलवा रहे हैं कि अगर मेरा सरकार बनती है तो हम जपला को जिला बना देंगे। और तो हुसैनाबाद जो हम लोग 2005 से एनसीपी के राजनीतिक में हुसैनाबाद से ही जाने जाते हैं और कमलेश बाबू इसमें रहे भी, आज एक बड़े नेता से उन्होंने कहवा रहे हैं कि हुसैनाबाद का नाम बदल के हम कोई और रखेंगे। तो आज इनको याद पड़ा, नॉमिनेशन के दिन याद पड़ा, 20 साल से कहाँ थे। हुसैनाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे झारखंड में सबसे ज्यादा युवाओं की पढ़ाई की स्थिति सबसे ज्यादा है, मजदूरों की वहाँ पे ज्यादा संख्या है। और जिस तरह से जपला की आप बात कर रहे हैं, जपला में एक सीमेंट फैक्ट्री हुआ करता था, लोग चाहते थे कि सीमेंट फैक्ट्री से जुड़ करके वहाँ का विकास हो पाए, लेकिन 20 वर्षों में जितना विकास होना चाहिए हुसैनाबाद का उतना विकास नहीं हुआ। इसका पीछे क्या राजनीति है? 2005 में जब कमलेश सिंह ने विधायक बना था एनसीपी शरद चंद्र पवार के पार्टी से, तो हम लोग एक उम्मीद जगी थी और उन्होंने वादा भी किया था कि क्योंकि हमारा वहाँ आधार था जपला सीमेंट फैक्ट्री, उसमें हमारे फादर भी उसी में जॉब किया करते थे। हम लोग को तो खैर होश नहीं कि कब फैक्ट्री खुला। 2000 में
1952 में सीमेंट फैक्ट्री खुला था, थोड़ा सा याद है, 2 साल चला था, फिर वही बंद हो गया। 2005 से कमलेश बाबू ने हमेशा प्रयास किया कि मैं फैक्ट्री के लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ के बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराने के पक्ष में मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने न फैक्ट्री खुला, बल्कि बड़े बड़े नेता आके घोषणा भी किए कि हम मेरी सरकार बनेगी, मेरा वो इनको जिता दीजिएगा, जिसमें मैं राजनाथ सिंह का भी नाम लेना चाहता हूँ। उन्होंने भी आया था जपला, एक मंच पे बोला था कि अगर मेरी सरकार बनती है, सेंट्रल की बात में कर रहा हूँ, मेरी सरकार बनती है और हमारा यहाँ से कोई विधायक ये सांसद बनता है तो हम सीमेंट फैक्ट्री को खुलवा देंगे, लेकिन उनका भी झूठा साबित हुआ। इस बार क्या लगता है, उन्हें डर सता रहा था कि एनसीपी के अगर टिकट पर चुनाव लड़ते तो वहाँ की जनता उन्हें जवाब देगी, इसलिए उन्होंने दल बदल कर बीजेपी के झंडा पर चुनाव लड़ा। क्या लगता है जी बिल्कुल सर, वहाँ की जनता इस बार एनसीपी को देखेगी या फिर बीजेपी को? बिल्कुल मुद्दा बड़ा है, कमलेश सिंह, दूसरा मुद्दा है विकास को देखेगी या फिर कमलेश सिंह? जी, आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मीडिया वाले जब उनसे पूछे कि आपने एनसीपी को छोड़ के बीजेपी में क्यों आया, तो उनका जवाब था कि मैं विकास को देख के, हम देख रहे थे कि उनके बिना बीजेपी नहीं चल पा रहा था, इसलिए उन्होंने अपने एनसीपी को छोड़ के बीजेपी में, जैसा कि उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया। मेरा ये कहना है कि उनको जब वो विधायक बने सौभाग्य से, तो विधायकी के साथ मंत्री का भी उनको दायित्व मिला। हमारा छोटा से काम था, एक 0 RD जगह का नाम 0 RD से नहर निकालना था, वो काम शुरू करके आज तक पूरा नहीं किया, और अभी बीजेपी में आने के बाद उन्होंने कहता है कि हम देख रहे थे कि बीजेपी विकास नहीं कर पा रहा है, तो विकास के गति देने के लिए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। ये कहीं से हमें उचित नहीं लगता है। अंतिम सवाल ये है कि जो एनसीपी के जो वहाँ पे कार्यकर्ता है, इसके साथ खड़ा है, पार्टी के साथ खड़ा है या कमलेश सिंह के साथ? देखिए, हम लोग चूंकि मैं खुद तैयारी किया था, हमको ज्ञानेंद्र झा, राजीव झा, हमारे कार्यालय अध्यक्ष मुकेश ठाकुर जी, इन्होंने हमें आदेश दिया था कि आप जाके फील्ड में तैयारी करो। मैंने बैनर, पोस्टर, जनसंपर्क सारा तैयारी में कर चुका था। इस बार हमको 22 तारीख को उनको पेपर लेना था और 25 को नॉमिनेशन था। अचानक शीर्ष नेता का, जिसमें मुकेश ठाकुर जी के द्वारा हमें ये हुआ कि इस बार हमें हेमंत सोरेन को सहयोग करना है, क्योंकि हेमंत सोरेन के सहयोग नहीं करेंगे तो वो फिर से वंश के विरोध में जो पार्टी खड़ा था, बोलता था कि हम लोग अपना वंशवाद नहीं करते हैं, वो फिर से काबिल हो जाएगा, सत्ता में आ जाएगा। इसके वजह से हमें बोला गया कि इस बार हम लोग हेमंत सोरेन सरकार को मदद करेंगे।